आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्लास 12th के 2 चैप्टर देख लिए हैं और आज तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा, जिस तरह हमने उसको समझा, जिस तरह हमने पार्ट वाइज चीजें देखी, स्टेप वाइज चीजें देखी, वैसे ही सेम एज देखने वाले हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो देखिए, अगर आप द टॉपिक मास्टर पर आकर पढ़ते हैं और आपको तब भी चीजें कोरिलेट या रिलेट नहीं हो पाती हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा, क्योंकि हम चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख रहे हैं। हम चीजों को एक स्टेप बाय देख रहे हैं, कोई भी स्टेप बीच में मिस नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्टेप को इधर उधर नहीं कर रहे हैं कि ये स्टेप पढ़ा रहे हैं पता चला नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, कुछ पता ही नहीं उसका। जो भी नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी नया लेक्चर बना रहे हैं, वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड हो रहा है, बिल्कुल एज इट रिलेटेड हो रहा है। तो देखिए, हम बहुत ही रिलेटेड वे पर चीजों को पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस चैप्टर को। और अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के फायदे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर पर देख ली थी। हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कुछ फ्लो चार्ट एक आपको सामने दिख रहा होगा, देखिएगा ध्यान से कि कैसे क्या हमें इस चैप्टर पर पढ़ना है, वो आगे हम एक फ्लो चार्ट के जरिए देख लेते हैं। तो देखिए, प्रजनन किनके बीच होता है बच्चा, ह्यूमन में नर और मादा के बीच पर होता है। और नर और मादा क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, युग्मक का निर्माण करते हैं। और फिर युग्मक के बाद होता है युग्म जनन, और युग्म जनन के बाद होगा वीर सेचन। वीर सेचन क्या होता है बच्चा, वीर सेचन में जो शुक्राणु रहता है, वीर सेचन में जो शुक्राणु रहता है अब चल देता है कहाँ के लिए, ओवरी के लिए, ओवरी तक पहुंचने के लिए अब ये चल देता है। मतलब वीर सेचन में होता क्या है कि शुक्राणु मादा की योनि पर छोड़ दिए जाते हैं। और युग्म संलयन में क्या होगा कि जो शुक्राणु है, अब शुक्राणु अंडाशय के पास पहुंच चुका है और यहां पर दोनों युग्मक का, मतलब ये हो गई मादा युग्मक, ये हो गया नर युग्मक, दोनों युग्मक का आपस में क्या हो चुका है, संलयन हो चुका है। इज इट क्लियर। अब हम इन्हीं चीजों को विस्तार से देखने वाले हैं, कैसे युग्मक का निर्माण बना, युग्म जनन कैसे हुआ, युग्म संलयन कैसे हुआ, वीर सेचन कैसे हुआ, निषेचन कैसे हुआ, और ये नर मादा युग्मक कैसे बने, मादा और मादा युग्मक कैसे बने, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर के मेन पॉइंट को, नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जब भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, इसमें हम देखेंगे कि मेल के कौन कौन से पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला नंबर आ जाता है वृषण, फिर वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्र अपवाहिकाएं, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, और फिर इसके बाद शिश्न हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह हो गई, और बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये तो मैंने एक फ्लो बना दिया, आपको फ्लो चार्ट के जरिए बता दिया। अब हम एक एक करके चीजों को देखेंगे और स्टेप वाइज चीजों को देखेंगे ताकि हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर जनन संरचना। जैसे हम नर जनन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी संरचना को देख लेते हैं, फिर हम उसके अंग को देखेंगे। तो देखिए, जब आप संरचना को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 डायग्राम देखने के लिए दिख रहे होंगे। अब देखिए ध्यान से, हम चालू कहां से करते हैं, वृषण से। ये वृषण जो होते हैं वो क्या होते हैं, नर जनन अंग के प्राथमिक अंग क्या है, वृषण है। और वृषण से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट पर पूछा जाता है बच्चा, नीट पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और वो कौन सा है, वो ये है कि एक फ्लो बना के देते हैं, वो एक चार्ट बना कर देते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें रहती हैं। सपोज दैट कैसे रहती हैं वो मैं अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आएगा वृषण, ठीक है, सबसे पहले आएगा वृषण, और फिर वृषण में क्या पाई जाएंगी, वृषण जालिकाएं। ये दूसरे नंबर पर क्या आ गया, वृषण जालिकाएं। फिर वृषण जालिकाएं शुक्र अपवाहिकाओं का निर्माण करती हैं, और ये फिर क्या करती हैं, वृषण का, अधिवृषण का निर्माण करती हैं। अधिवृषण आगे जाकर शुक्रवाहक के साथ जुड़ता है, और ये जो शुक्रवाहक है 5वें नंबर पर आ जाती हैं। शुक्रवाहक आगे जाएंगी और शुक्राशय पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो शुक्राशय हो गया वो 6वां नंबर हो गया। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बच्चा बात ये है कि जो अधिवृषण है, और ये अधिवृषण को शुक्राशय से कौन जोड़ता है, अधिवृषण को शुक्राशय से शुक्रवाहिनिकाएं जोड़ती हैं। कौन जोड़ता है, शुक्रवाहिनिकाएं जोड़ती हैं। इज इट क्लियर। फिर इसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड 7वें नंबर में, फिर इसके बाद 8th नंबर में मूत्र मार्ग, और 9th नंबर में आ जाता है शिश्न मुंड। तो ये पूरा जो क्रम है ये स्टेप बाय स्टेप पूछा जाता है। कभी आपको ऐसा भी दे सकते हैं, तो वृषण, अधिवृषण के बाद कर दिए शुक्राशय, फिर किए शुक्रवाहिकाएं। तो हमें एक क्रम याद रखना है कि वो गलत क्रम को देंगे, हमें एक सही क्रम याद रखना है, हमें एक स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि पहले वृषण आएगा,
फिर वृषण जालिकाएं आएंगी, फिर शुक्रवाहिकाएं आएंगी, फिर अधिवृषण आएगा। ऐसे करके हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद रखना है। इज इट क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं अपने नंबर पहले जिसके बारे में, जिसे हमने वृषण कहा था। तो देखिए वृषण क्या है, वृषण की संरचनाओं के बारे में पहले बात करते हैं। तो बच्चों जो वृषण होते हैं ना, वृषण की जो संरचनाएं होती हैं उनमें 3 तरीके की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। क्या? उनमें 3 तरीके की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ट्यूनिका वेजाइनल, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो 3 प्रकार की परतें हैं वो वृषण पर पाई जाती हैं। बच्चा कहाँ पाई जाती है? देखिए ट्यूनिका वेजाइना जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है। बच्चा ये जो परत आपको दिख रही होगी ना, यहाँ पर एक तरीके की कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइना। इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनल। और फिर इसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है? अगर आप आगे बढ़ें और ये जो पहली ये आपको दिख रही होगी मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और अगर ट्यूनिका वेस्कुलेसा की बात करता हूं तो आप अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलेसा है। ये तो हो गई वृषण की 3 परतें। अब हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर वृषण के बारे में। तो देखिए जो वृषण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वृषण होता है वो क्या होता है? नर जनन का प्राथमिक जनन अंग होता है बच्चा। और ये प्राथमिक जनन अंग होने के साथ साथ इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? इनकी संख्याएं 2 होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम पर देख पा रहे होंगे। एक वृषण ये हो गया और एक वृषण ये हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल 1 दर्जन पाए जाते हैं। मतलब सॉरी 1 दर्जन नहीं, जो टोटल 1 जोड़ी पाए जाते हैं। और 1 जोड़ी मतलब 2 वृषण की संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद की वृषण की उत्पत्ति कहां से होती है? तो ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वृषण की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्मल होती है। मतलब कि ये उत्पत्ति जो इनकी है वो मेसोडर्म से होती है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम कि वृषण आखिर स्थित कहाँ होते हैं। तो वृषण जो बच्चा स्थित होते हैं वो वृषण कोष पर उपस्थित होते हैं। वृषण कोष को हम स्क्रोटल बोलते हैं इंग्लिश पर। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो वृषण कोष है उस पर वृषण को उपस्थित होना पड़ा। जबकि आपको पता है कि जो वृषण कोष होता है, जो स्क्रोटल होते हैं बच्चा, वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं और कुछ उनकी ऐसी संरचनाएं होती हैं, यहाँ पर दोनों वृषण पाए जाते हैं। लेकिन ये शरीर के बाहर ही क्यों? इतने सारे अंग तो शरीर के अंदर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सारे शरीर के अंदर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि वृषणों को बाहर करना पड़ा? आखिर वृषण को भगवान ने बाहर ही क्यों बनाया बच्चा? तो देखिए यहाँ पर इसलिए किया गया कि जो वृषण से क्या होता है बच्चा, वृषण जो करता है शुक्राणुओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और शुक्राणुओं की एक बच्चा आदत क्या है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रह सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि अगर मैं बॉडी की बात करता हूं तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चा? बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर तो शुक्राणु रह नहीं पाएंगे, इसलिए जरूरत पड़ी कि वृषणों को बाहर रखा जाए। स्क्रोटम में रखा गया। और स्क्रोटम काम क्या करता है बच्चा? स्क्रोटम काम करता है कि जो शरीर का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता है, ताकि शुक्राणुओं को जो परिपक्वन है, जो शुक्राणुओं का निर्माण है वो हो सके। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि शुक्राणु जो थे वो एक तरीके से सर्वाइव न कर पाते। तो इसीलिए जरूरत पड़ी वृषण कोषों की। इज इट क्लियर? अब देखिए हम देखेंगे क्या, अब हम एक एक चीजों की बात करेंगे वृषण के बारे में, ठीक है। तो वृषण में आपको ये जो डायग्राम है, इस पर आपको ये जो ये जो आपको लोब्यूल दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे, ये संरचनाएं जो दिख रही होंगी, ये अगर मैं इसको एक रेड पेन से बनाऊं तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, आखिर ये संरचनाएं क्या हैं? तो इन संरचनाओं को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। और ये इनकी संख्या कितनी होती है? 250 कक्ष लमसम पाए जाते हैं प्रत्येक वृषण पर। और ये टेस्टिकुलर लेब्यूल्स जो होते हैं, अगर मैं एक पार्टिकुलर टेस्टिकुलर लेब्यूल्स की बात करूं, सपोज दैट मैं ये वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा जिसको मैंने रेड रेड कर दिया है। तो इस टेस्टिकुलर लेब्यूल्स में आपको ये 2 कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, ये जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूं पूरी तरीके से, ये कुछ दिख रहा है आपको। ये जो संरचना है बच्चा, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स, मतलब शुक्र जनित नलिकाएं। इज इट क्लियर? शुक्र जनित नलिकाएं जो होती हैं, शुक्र जनित नलिकाएं जो बच्चा होती हैं, वो क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब इनमें भी सेल पाई जाती हैं, शुक्राणु का निर्माण उनकी सेल पर होगा, तो वो चीजें हम देखेंगे। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि शुक्र जनित नलिकाएं की संख्या कितनी होती है। तो 1 से 3 संख्या होती हैं और ये कुंडलित होती हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि कुंडलित हैं और ये 1 से 3 की संख्या पर हैं। इज इट क्लियर? अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो शुक्र जनित नलिका है उसके भी बच्चा 2 पार्ट होते हैं और ये 2 तरीके की सेल्स बनाती हैं। पहला होती है सर्टोली सेल्स, जिसको हम नर्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं। आखिर हमने इनको नर्स सेल्स क्यों कहा बच्चा? इसलिए कहा कि जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है,
जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो शुक्राणु आते हैं और सर्टोरी सेल्स पर क्या हो जाते हैं, सर्टोरी सेल्स पर धंस जाते हैं। सपोज दैट ये अगर सर्टोरी सेल्स है तो सर्टोरी सेल्स पर शुक्राणु क्या आएगा, धंस जाएगा। और सर्टोरी सेल्स बच्चा क्या करेगा, सर्टोरी सेल्स इसको पोषण प्रदान करता है और कभी कभार अगर शुक्राणु की डेथ वगैरह हो जाती है तो उनका भक्षण भी करता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इसीलिए इनको नर्स सेल कहा गया है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर लिख दिया है और ये नोट आपके लिए बहुत ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी इसकी सेल आ जाती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। आखिर स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है बच्चा, यही तो शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है। क्या यही तो शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है और यहीं से शुक्राणु फिर जा रहे हैं सर्टोरी सेल्स पर और वहां पे अपना पोषण ले रहे हैं। इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि जो शुक्र जनित नलिकाएं हैं बच्चा, इन पर एक तरीके का अवकाश पाया जाता है। अगर आप डायग्राम पर देखें तो ये देखिए शुक्र जनित नलिकाएं हैं, ये क्या है, शुक्र जनित नलिकाएं हैं। और इनको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं और बड़ा करूं तो आप देखेंगे तो ये जो मेन पाई जा रही हैं, ये जो पाई जा रही हैं, ये हैं शुक्र जनित नलिकाएं। ये क्या है, ये जिनको पूरा मैंने रेड कर दिया, ये क्या है पूरी, ये शुक्र जनित नलिकाएं हैं। और शुक्र जनित नलिकाओं के अंदर आप देखेंगे एक तरीके का स्पेस पाया जा रहा है। मैं कलर चेंज करके एक बार चीजों को दिखाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। हाँ, यहां पर क्या पाया जा रहा है, एक तरीके का स्पेस जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से बच्चा हो रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियस स्पेस, जो कि शुक्र जनित नलिकाओं पर पाया जाता है। जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा होगा, जैसा कि ये स्पेस जो दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, इंटरस्टिशियस स्पेस है। और इसमें भी बच्चा दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियस सेल। लीडिंग सेल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लीडिंग सेल से नर जनन हार्मोन का स्राव होता है, वह यहीं पर इनका निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन, जो एक तरीका क्या है, एक तरीके का नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन का स्राव बच्चा कहां से होता है, नर हार्मोन का स्राव होता है लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल क्या करती है, नर हार्मोन का स्राव करती है। इज इट क्लियर। अभी तक में हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि शुक्र जनित नलिकाओं के बारे में हमने अच्छी तरीके से देख लिया। जैसे हम बच्चा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो शुक्र जनित नलिकाओं के आगे एक आपको पार्ट देखने के लिए मिलेगा। हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो पढ़ा, आगे जब आप जाएंगे तो यहां पर जो आपको ये नीले कलर का पार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चा, ये जो है इनको हम कहते हैं शुक्र अपवाहिकाएं। शुक्र अपवाहिकाओं का निर्माण कैसे हुआ बच्चा, तो जो शुक्र जनित नलिकाएं थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये आपस में बहुत सारी चीज मिलती हैं और मिलकर किसका निर्माण करती हैं, शुक्र वाहिकाओं का निर्माण करती हैं। इज इट क्लियर। और शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं अंत में क्या करती हैं, अधिवृषण से मिल जाती हैं। जो आपको ये वाला मेन पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, जिसको मैं नीले कलर से भी कर रहा हूं, कुंडलित बना रहा हूं, वो क्या है, वो है अधिवृषण। मतलब शुक्र अपवाहिकाएं आगे जाकर अधिवृषण का निर्माण कर रही हैं। इज इट क्लियर। और क्या होता है बच्चा, जब शुक्राणुओं का निर्माण होगा शुक्र जनन नलिकाओं पर, तो शुक्र जनन नलिकाओं से होते हुए शुक्र अपवाहिकाओं पर आएगा और फिर इसके बाद जो शुक्राणु है इसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, अधिवृषण पर। अब देखिएगा ध्यान से, चीजों को समझिएगा। अब हम बात करने वाले हैं अधिवृषण की। जैसा कि आपने देखा, हमने पहले बात की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और शुक्र वाहिकाओं के बारे में बात की, शुक्र अपवाहिकाओं के बारे में बात की। अब हम देखेंगे ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये है बच्चा अधिवृषण। तो अगर आप देखें अधिवृषण को तो सबसे पहले बात आ जाती है, जो अधिवृषण होती है वो 6 मीटर लंबी और कुंडलित संरचना है। क्या है, कुंडलित संरचना है। 6 मीटर की जो लंबाई है वो कुंडलित रूप पर होती है, इसलिए वो छोटी हो जाती है। इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे जो ये आखिर जो अधिवृषण है ये होती कहाँ, स्थित कहाँ होती है, तो ये वृषण के पीछे स्थित होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में देखने के लिए मिल भी रहा होगा कि ये पूरा रहा वृषण और ये जो रहा पूरा, ये पीछे वाला पार्ट रहा वृषण का, यानी ये क्या होती है, वृषण के पीछे स्थित होती है और ये अच्छी तरीके से वृषण से जुड़ी होती है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है बच्चा कि आखिर जो अधिवृषण है ये वृषणों से कैसे जुड़ी होती हैं, तो अधिवृषण वृषणों से शुक्र अपवाहिकाओं के कारण जुड़ी होती है। ये आपको शुक्र अपवाहिकाएं जो दिख रही होंगी, जो नीले कलर से मैंने पूरी तरीके से कर दिया है, तो ये क्या है, शुक्र अपवाहिकाएं हैं जो जोड़े रखती हैं अधिवृषण को वृषण से। इज इट क्लियर। अब देखिए आगे देखते हैं हम, इसका एक सिरा तो शुक्र अपवाहिकाओं से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जुड़ा रहता है बच्चा शुक्र वाहिकाओं से। ये जो आपको एक सीधी सी संरचना दिख रही होगी ना, ये जो आपको सीधी सी संरचना दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं शुक्र अपवाहिकाएं। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका एक पार्ट जो जुड़ा हुआ है वो शुक्र अपवाहिकाओं से जुड़ा हुआ है और एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, शुक्र वाहिकाओं से जुड़ा हुआ है।
इज इट क्लियर? शुक्र वाहिकाएं और शुक्र अपवाहिकाओं में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? शुक्र अपवाहिकाएं हैं, और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? शुक्र वाहिकाएं हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे क्या अधिवृषण के वर्क। बच्चा अधिवृषण के वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहां से नीट ने क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए आप क्रॉस चेक करिए, आप चीजों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जहां पर इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो मैं हर एक जगह बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा जो अधिवृषण होता है वो क्या करता है? शुक्राणुओं का क्या करता है? संग्रह करता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? शुक्राणुओं का संग्रह करता है। और शुक्राणुओं का परिपक्वन भी कहां पर होता है? परिपक्वन भी कहां पर होता है? अधिवृषण पर होता है। और अगर परिपक्वन यहां पर हो रहा है मतलब ये सक्रियता भी अपनी कहां पर पाते होंगे? अधिवृषण पर पाते होंगे। तीन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इसका संग्रह करता है, परिपक्वन करता है और सक्रियता प्रदान करता है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, और अब हम क्या देखेंगे? शुक्र वाहक के बारे में देखेंगे। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा? अधिवृषण तो हमने देख लिया, और जैसे अधिवृषण से आगे हम जाएंगे तो शुक्र वाहिकाएं हमें दिखेंगी, जो कि एक सीधी सी संरचना होती है। बिल्कुल ठीक है। तो शुक्र वाहिकाएं जो बच्चा होती हैं वो पतली नली संरचनाएं होती हैं, और इनमें जो भित्तियां होती हैं वो मांसपेशियों की बनी होती हैं। क्या? इनमें जो भित्तियां होंगी वो मांसपेशियों की बनी होंगी, और ये क्या करती हैं? अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्र वाहिकाओं में पहुंचाती हैं। इज इट क्लियर? देखिए क्या होगा, जो अधिवृषण तक जब शुक्राणु आ जाएगा, जब अधिवृषण में शुक्राणु आ जाएगा तो अधिवृषण शुक्राणु किस में जाएगा? अधिवृषण शुक्राणु इसी में न जाएगा, शुक्रवाहक में न जाएगा, और फिर शुक्रवाहक इसको शुक्राशय तक ले जाता है। ठीक है। तो यहां पर हम एक चीज कहेंगे कि जो शुक्रवाहिकाएं हैं वो क्या करती हैं? अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती हैं। कैसे जोड़ती हैं वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। और एक चीज, जो हमारे शुक्राणु बन रहे हैं वो अब क्या करेंगे? अधिवृषण से शुक्रवाहक में जाएंगे, और शुक्रवाहक से शुक्राशय पर चले जाएंगे, और शुक्राशय से फिर मूत्र मार्ग पर, फिर शिश्न मुंड पर चले जाएंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा। यहां पहले हम ये देखते हैं कि शुक्राणु कैसे गति कर रहा है। देखिए शुक्राणुओं का निर्माण जो हुआ, जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ वो कहां हुआ बच्चा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब मान लीजिए शुक्राणु का निर्माण यहां पर हुआ। एक बार कलर चेंज करता हूं ताकि अच्छे से चीजें क्लियर हों। तो देखिएगा यहां पर क्या हुआ? शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। यहां पर अगर शुक्राणुओं का बच्चा निर्माण हुआ तो शुक्राणु क्या करेंगे? शुक्राणु पहले जाएंगे यहां, ये क्या है? शुक्र अपवाहिकाएं हैं। शुक्र अपवाहिकाओं से अधिवृषण से होते हुए फिर किस पर जाएंगे? ये जाएंगे किस पर? किस पर जाएंगे? शुक्रवाहक पर जाएंगे, और शुक्रवाहक से ये जाएंगे शुक्राशय पर। शुक्राशय से ये होते हुए फिर क्या? मूत्र मार्ग से, और मूत्र मार्ग से होते हुए शिश्न मुंड से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई कि आपको ये चीजें पता चल गई होंगी कि शुक्राणु जो है वो कैसे गति कर रहा है और कैसे स्टेप बाय चीजें आ रही हैं। अब देखिएगा ये क्या है? अधिवृषण है। ये क्या है? अधिवृषण है। और ये क्या है? शुक्राशय है। तो अधिवृषण और शुक्राशय को कौन जोड़ रहा है बच्चा? अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ रहा है शुक्रवाहक। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। दोनों को कौन जोड़ता है? शुक्रवाहिकाएं जोड़ती हैं अधिवृषण और शुक्राशय को। इज इट क्लियर? अब क्या है, हमने यहां तक की चीजें देखी। अब हम देख रहे हैं वृषण का विकास। तो वृषण का विकास बच्चा कैसे होता है? जब गर्भावस्था पर एक बालक पल रहा होता है तो 7वें मंथ पर क्या होता है? 7वें मंथ पर जो वृषण होते हैं वो इनक्यूनल कैनाल द्वारा स्क्रोटल में आ जाते हैं। ठीक है। और स्क्रोटल में कई बार ऐसा होता है कि वो स्क्रोटल में नहीं आते हैं, तो इस बीमारी को हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता है? जो वृषण हैं वो स्क्रोटल में नहीं आ पाते हैं। किस पर नहीं आ पाते हैं? स्क्रोटल पर नहीं आ पाते हैं। तो इसे दूर करने का भी एक कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। तो इसको दूर करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, और इसको हम कहते हैं आर्कियोडेक्टोमी। क्या बोलते हैं बच्चा? आर्कियोडेक्टोमी। तो आर्कियोडेक्टोमी द्वारा सर्जरी की जाती है और वृषणों को फिर वृषणकोश पर शरीर के बाहर ले आया जाता है। इज इट क्लियर? अब देखिए, देख रहे हैं हम नर जनन ग्रंथियों के बारे में। अभी तक हमने अंग पढ़ लिए, अब हम ग्रंथि पढ़ेंगे और एक एक चीजों को देखेंगे, एक एक चीजों के डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली ग्रंथ आती है शुक्राशय। क्या आती है बच्चा? शुक्राशय। जो शुक्राशय होती है चिपचिपा पदार्थ निकालती है, और साथ में क्या करती है? वीर का अधिकांश भाग भी कौन बनाता है? शुक्र आशय बनाती है बच्चा। कौन बनाता है? शुक्र आशय बनाती है। इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टोग्लैंडिन्स नामक चीजें भी पाई जाती हैं, और भी कई तरीके की चीजें पाई जाती हैं। इसलिए ये क्या करता है? वीर का अधिकांश भाग बनाता है।
अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा और बात हम कर रहे हैं किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की। किसकी कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो अगर आप देखें तो ये जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं, अगर आप देखें ये जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं, ये जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं, ये बच्चा क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बच्चा, वो क्या करती है, वो दो पाई जाती हैं। देखिए आप देखेंगे तो एक यहाँ पर पाई जा रही है और एक यहाँ पर पाई जा रही है, मतलब दो प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती हैं। और ये क्या करती है, इनके अंदर करीब 2 दर्जन नलिकाएं होती हैं और ये 2 दर्जन नलिकाएं आगे जाकर मूत्र मार्ग पर खुलती हैं। किस पर खुलती हैं बच्चा, मूत्र मार्ग पर खुलती हैं। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं ये दुधिया क्षारीय पदार्थ का निर्माण करती हैं। क्या दुधिया क्षारीय पदार्थ का निर्माण करती हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं बच्चा, ऐसा ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि मूत्र मार्ग पर उपस्थित जो अम्लीयता है उसको ये क्या करती हैं, उसका निष्कासन करती हैं, उसको हटाती हैं, ताकि शुक्राणु जो है वो सुरक्षित रूप से मादा की योनि पर ट्रांसफर हो सके। इज इट क्लियर। और साथ साथ ये क्या करती हैं, जो वीर्य है, जो शुक्राणु है, उनको एक प्रकार की गंध भी प्रदान करती हैं। इज इट क्लियर। अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, अब हम देखने वाले हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात आती है तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का तरल स्राव करता है और ये क्या करता है, चिकनाहट को बनाए रखता है। और ये चिकनाहट को बनाए रख रहा है मतलब योनि के स्नेहन में हेल्प करता है। किसके स्नेहन में बच्चा, योनि के स्नेहन में हेल्प करता है। और ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो ये दो सुपारी की आकार की संरचनाएं दिख रही होंगी, 2 सुपारी की आकार की जो संरचनाएं दिख रही होंगी बच्चा, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इज इट क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे और देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, इसीलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट ये आता है कि जो सहायक ग्लैंड थी, अभी तक हमने जितनी ग्लैंड देखी कि कौन कौन क्या बना रहा था, तो जो सहायक ग्लैंड है ये एक साथ अगर इनके स्राव को मिला दिया जाए तो उस स्राव को हम कहते हैं शुक्राशयी प्लाज्मा। उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राशयी प्लाज्मा। और शुक्राशयी प्लाज्मा पर फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया, एंजाइम हो गया, ये सब चीजें उपस्थित होती हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रक्टोज होता है वो ईंधन का काम करता है। किसका बच्चा काम करता है, ईंधन बनाने का काम करता है। और ये ईंधन का यूज करते हैं शुक्राणु अपनी गति पर। इज इट क्लियर। जो शुक्राशयी प्लाज्मा है और जो शुक्राणु है वो आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, वीर्य का निर्माण करेंगे। मतलब अब पूरी तरीके से वीर्य जो है वो बन चुका है। तो वीर्य का निर्माण कैसे हुआ, शुक्राशयी प्लाज्मा प्लस शुक्राणु मिलकर बनाए वीर्य को। इज इट क्लियर। अब हम देखने वाले हैं वीर्य के बारे में। तो देखिए वीर्य के बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ी सी चीजें। इसका जो पीएच होता है 7.2 से 7.4 के बीच में होता है, हल्का क्षारीय होता है। और जब एक बार वीर्य सेचन होता है ना बच्चा, तो उसमें 200 से 300 मिलियन शुक्राणु एक बार पर निकलते हैं। मतलब एक बार के निकले हुए वीर्य पर 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या पाई जाती है, जिसमें से 40% शुक्राणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और 60% तो अगतिशील होते हैं। मतलब 60% तो एकदम से बेकार ही होते हैं, 40% ही कुछ लायक होते हैं जो निषेचन को आगे बढ़ा सकते हैं या निषेचन करने के योग्य होते हैं। इज इट क्लियर। अब हम देखने वाले हैं रस खलनी वाहिकाओं के बारे में। तो देखिए रस खलनी वाहिकाएं क्या करती हैं, शुक्राणुओं का भंडारण करती हैं और फिर लास्ट में क्या कर देती हैं, इनका मूत्र मार्ग पर क्या कर देती हैं, स्थानांतरण कर देती हैं। इज इट क्लियर। और जैसे ही ये मूत्र मार्ग पर शुक्राणुओं का स्थानांतरण करेंगी तो जो मूत्र मार्ग का आगे वाला सिरा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस, उससे क्या होगा, शुक्राणु निकल जाएंगे बाहर। इज इट क्लियर। यहीं तक की चीजें हमने देखी। आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि नर जनन तंत्र के बारे में हमने देखा पूरी तरीके से। और लास्ट में आज क्या हुआ बच्चा, वीर्य का निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो चुका है, वीर्य का निर्माण हो चुका है। ये चीज आप याद रखिएगा। और वीर्य में पाए जाते हैं शुक्राणु। क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। कल हम देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में और अच्छी तरीके से मादा जनन तंत्र को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करेंगे। इसी तरह हम पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और एक दूसरे से रिलेट भी हो रही होंगी चीजें। तो देखिए इसी तरह पढ़ाई करिए, अपना टारगेट 360 आउट ऑफ 360 का रखिए। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो बच्चा तो आप कमेंट करिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत बायोलॉजी पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी टर्मोलॉजी हो या तो कुछ भी हो, आपको हर एक चीज क्लियर करते चलना है। एक एक डायग्राम, कौन सा डायग्राम कैसे दिखता है, कौन सी चीजें कहां पर स्थित है, वो किस तरह दिखती है, वो सारी चीजें जो एनसीईआरटी पर है या जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। एक एक चीज हमें कवर करके चलनी है, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है और तभी हमारा जो टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 का वो कंप्लीट हो सकता है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।